Assalamualaikum. My name is Muhammad Munakib Hayat, and in this video, we are going to discuss a very hot topic which is going around the world. And this topic is related to the political system that most of the country, most of the world is living in, which is democracy. हम आजकल की डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि according to Freedom House, it's been the 17th consecutive year that democratic countries are declining, and this 2023 is the worst year for democratic countries. तो हमें इस वीडियो में अंडरस्टैंड करना है कि क्यों डेमोक्रेटिक डिक्लाइन हो रहा है, और एक मिथ कह सकते हैं आप, या आप एक फैक्ट बता सकते हैं कि ये पढ़ाया जाता है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस जो है कंट्रीज़ की वो सूटेबल नहीं है, या वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. तो आज हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो डिक्लाइन का शिकार हैं, क्यों अथॉरिटेरियनिज्म इज़ राइजिंग, वाई क्यूज आर हैपनिंग इन अफ्रीका, वाई in EU the Brexit happened, why there is so much fuss about migrants, why there was the Trump phenomena that happened, why Modi emerged as a populist leader. तो हम इस सारे जो 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 सिनेरियो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्यों डेमोक्रेसीज जो हैं वो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बुरी है, और वो it has come to the point that authoritarianism is rising. तो जो पहला मेजर एलिमेंट है, जो फैक्टर है जिसने डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस को बहुत ही सेटबैक दिया है, वो है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो उनके फ्यूचर को डिटर्मिन करती रही है, और यह हमेशा से ऐसे ही होता है. बिकॉज जब तक स्टेबिलिटी होती है कंट्री में, तब तक people are more inclined towards their political system and people can relate themselves to that political elite. Otherwise coups होते हैं या revolution आता है. और हम जब अंडरस्टैंड करते हैं coups that happened in Africa, which were about 6 coups happened in 3 years, in last 3 years, in Chad, Nigeria, Sudan, बर्किना फासो, इन सब कंट्रीज़ में जितने कूज आए हैं उसकी जो रिपोर्ट आई और इस पर जो सर्वे वो कंडक्ट हुआ, उस सर्वे के मुताबिक पीपल वर नॉट हैप्पी विद द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ देयर गवर्नमेंट, और उन्होंने प्रेफर किया कि कोई अथॉरिटेरियन लीडर आए या कोई कू हो, कोई आर्मी मैन आए और उसको कंट्री को वो चलाए. तो जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक डाउनफॉल आ रहा है. और यही रीज़न EU में भी हुई, यूरोपीय यूनियन में. अगर ब्रेक्सिट का अकर होना है तो वो ब्रेक्सिट में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वाज द मेजर रीज़न, बिकॉज पीपल इन UK वर नॉट हैप्पी अबाउट द इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ देयर कंट्री. सिमिलर वाज द केस विद द राइज ऑफ ट्रम्प. अगर राइज ऑफ ट्रम्प को हम एक पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट से समझें तो वो है प्रोटेक्शनिज्म, जो नेशनलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें प्रोटेक्शनिज्म एज ए इकोनॉमिक पॉलिसी यूज़ होती है, जिसमें लिबरलिज्म की पॉलिसी को साइडलाइन किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो इकोनॉमी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. Economic performance of the country is extremely important for the future of that democratic stability of that country. जो दूसरा मेजर एलिमेंट है, जो फैक्टर है,
वो है द राइज ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर्स। अब पॉपुलिस्ट लीडर्स को जो एक पूरा एक सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऑपरेट कैसे करते हैं। अब पॉपुलिस्ट लीडर्स दे कॉल देमसेल्व्स दे एज इलेक्टेड लीडर्स। वो कहते हैं कि हम इलेक्टेड लीडर्स हैं, पीपल हैव इलेक्टेड देम, so they have the power to decide what's gonna happen in the country। अब वो ऑपरेट ऐसे करते हैं जब दे once they gain the power they exploit this suddenly this they with the passage of time start exploiting the resources। वो अपनी पावर को इंक्रीज करते हैं और इंस्टीट्यूशंस को जो उनकी पावर को चेक करते हैं, लाइक जुडिशरी को साइडलाइन करते हैं, वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं थ्रू इंटरफेरेंस, वो इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस में इंटरफेयर करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को साइडलाइन करते हैं, वो ऑपोजिशन को साइडलाइन करती हैं गैरीमेंडरिंग थ्रू या किसी भी प्रोसेस के थ्रू। जैसे जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश की जो इलेक्शंस हैं उसमें ऑपोजिशन है ही नहीं, बट दे कॉल देमसेल्व्स एज अ पॉलिटिकल एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट वो डेमोक्रेसी नहीं है। जिसमें ऑपोजिशन ने बिल्कुल बाइकआउट किया हुआ है, वो डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है? तो जो ट्रंप का राइज है वो भी यही था कि एक जो 6 जनवरी में कैपिटल हिल पे अटैक हुआ था, दैट हैपन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि उनके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे वहाँ के एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक राइट्स क्रिएट किए हैं और वहाँ पे एक प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, एक एनार्की हुई है। अच्छा, अब ये जो तीसरा मेजर फैक्टर है विच becomes very important for the decline of democratic country, the democratic profile of that country, वो है मीडिया का रोल। मीडिया इज समथिंग दैट इज मीडियम, जिसके थ्रू आप अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। और जब तक फ्रीडम नहीं होगी आइडियाज़ के एक्सचेंज के लिए, तब तक डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं कर सकती। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी का डाउनफॉल आ रहा है, वहाँ पे मीडिया में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। दे आइदर पॉलिटिकल पार्टी और द गवर्नमेंट, पर्टिकुलर गवर्नमेंट कंट्रोल्स द मीडिया हाउ इट शुड ऑपरेट, और वो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करती है। और बायसनेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेंड, एक पोलराइजेशन क्रिएट हो गई है, और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए या डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस के लिए ये सूटेबल नहीं है, ये इट कैन नॉट फंक्शन। जो चौथा मेजर फैक्टर है जो डेमोक्रेसी को अंडरस्टैंड करने के लिए या डेमोक्रेटिक प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है, वो है कोविड-19 का फिनोमिना। कोविड-19 में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना इमर्ज हुआ कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी उनकी परफॉर्मेंस और जो अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ थी उनकी परफॉर्मेंस में एक बहुत डिफरेंस था। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ वो हार्ड हिट बाय कोविड-19, और उसकी मेजर रीज़न यही थी कि दे वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। क्योंकि डेमोक्रेसी में एक एलिमेंट होता है कि डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ऑपोजिशन होती है। अब अथॉरिटेरियनिज्म में ऑपोजिशन नहीं होती, दिस वन मैन रूल। तो इन एमरजेंसी सिचुएशंस ये इट्स अ वेरी फेमस थीसिस कि इन एमरजेंसी अथॉरिटेरियनिज्म इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पे आपको डिसीजन लेने में या डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस फेस नहीं करनी पड़ती जो डेमोक्रेसी में करनी पड़ती होती हैं। वहाँ पे चाइना, रशिया एंड अदर जो अथॉरिटेरियन रेजिम्स हैं, दे परफॉर्म मच बेटर। जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, दे परफॉर्म मच बेटर। लेकिन इंडिया वॉज हार्ड हिट, USA वॉज हार्ड हिट, EU में भी सिचुएशन वाजंट सेटिस्फैक्ट्री। तो ये एक बहुत ही बड़ा फिनोमेना इमर्ज हुआ, और उसको अथॉरिटेरियन रेजिम्स ने थ्रू प्रोपेगेंडा, थ्रू मीडिया इसको यूज़ किया है टू सेल देयर ओन इमेज कि अथॉरिटेरियनिज्म इज समहाउ इज सुटेबल for their culture or for the emergency situations.
और फिफ्थ मेजर एलिमेंट फैक्टर दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, और उसके बगैर आप बता ही नहीं सकते कि डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो है कल्चर एट द कल्चर लेवल। देखें, एक होते हैं इंस्टीट्यूशंस और एक होते हैं कल्चर। ये दोनों चीज़ें मिलके एक डेमोक्रेसी को बनाती हैं, डेमोक्रेटिक कल्चर एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बनाना कंपैरेटिवली इजी है, जैसे पाकिस्तान में है इंस्टीट्यूशंस हैं, बट कल्चर को बनाना ये बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत ही हैक्टिक सा एक प्रोसेस है, जो एक जनरेशन में पहली बात तो ये होते ही नहीं है। इट कैन बी टॉट थ्रू प्रॉपर एजुकेशन, और उसमें सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लाइक आप कह सकते हो कि टॉलरेंस, दूसरे की बात सुनी जाए, कैसे सुनी जाए, उसको कैसे जवाब दिया जाए, उसमें एक एक कंपैरेटिवनेस होती है, बट एक प्रॉपर वे होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। क्या वो है, एग्जिस्ट करता है, नहीं करता? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? क्या लोग अपनी बात का इजहार कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और आजकल के इस दौर में जहाँ पे मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा है, एक मीडियम है, उसके बावजूद डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं है, बिकॉज टॉलरेंस नहीं है एट द रिलीजियस लेवल, आइडेंटिटी लेवल, एथनिक लेवल, प्रोविंशियलिज्म। ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक फॉल्ट लाइंस क्रिएट कर रही हैं, और उसकी बेस पे जो वर्ड है एट द कल्चर लेवल बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है, कंट्रीज बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हैं, जिसकी वजह से वो ट्रांसेंड होता है एट द इंटरनेशनल लेवल। अब हम इसके सॉल्यूशंस को अंडरस्टैंड करेंगे कि हम इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, कि हाउ कैन डेमोक्रेसी एग्जिस्ट विद द करंट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो first at the first and at the important level, that is the cultural level. जब तक कल्चर इनकलकेट नहीं करेंगे, वो जो टॉलरेंस सिखाए, जो बात करना सिखाए, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे, और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन दे। इंफॉर्मेशन वो दी जाए जो वाकई एग्जिस्ट करती हो, या जो 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 फेक ना हो, जो बाइस ना हो, तब तक हम वो कल्चर क्रिएट नहीं कर सकते जिसके थ्रू डेमोक्रेसी फ्लरिश कर सकती है। जो दूसरा है वो एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल। इंस्टीट्यूशन लेवल पे दो तरह के काम हो सकते हैं। एक तो यह है कि एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन की बाउंड्री को क्रॉस ना करे, जो कि मेजॉरिटी लेवल पे होता है। Either it is the case of Pakistan or who's in African countries. वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है which is far stronger than other institutions, और वो अपनी ही पॉलिसीज़ को प्रेफर करवाता है। और जो दूसरा है वो है कि इन इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस, एट द एंड ऑफ द डे ये इंस्टीट्यूशंस अब किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए गए हैं, और इनकी परफॉर्मेंस ही डिटरमिन करती है कि हाउ वेल दे आर परफॉर्मिंग, और उनमें पब्लिक का ट्रस्ट कितना है। ये उनकी परफॉर्मेंस से पता चलता है, बट जब वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो पब्लिक का ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता एरोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के हम इस वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया है कि डेमोक्रेसी क्यों फॉल कर रही है, उसकी मेजर रीजंस क्या हैं, और इसको कैसे इंटैक्ट रखा जा सकता है। हम इसके बाद एक वीडियो में हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो साउथ एशिया है वहाँ पे डेमोक्रेसी का डाउनफॉल क्यों है, और कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेसी का डाउनफॉल है। सो इन दिस वीडियो वी हैव ऑलमोस्ट डिस्कस द मेजर एलिमेंट्स जो बहुत मेजर हैं, और अगर आपको कुछ अपनी इनपुट देनी है तो वो अपना इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और इंशाल्लाह हम इस पर डिस्कस करेंगे। और इन डेमोक्रेसी से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। लाइक अभी मैं चाहता हूँ कि साउथ एशिया पे फोकस करें, फिर हम मेजर थियरीज़ पे भी जाएंगे कि कौन कौन सी थियरी क्या क्या कहती है एट द डेमोक्रेटिक लेवल। थैंक्स।